जय हिंद बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का दूसरा अध्याय प्रबंध के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिद्धांत का अर्थ समझते हैं। किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए नियम, मान्यताएं एवं परंपराओं का प्रयोग किया जाता है। इन नियम, मान्यताएं एवं परंपराओं को ही हम सिद्धांत कहते हैं। आगे बढ़ते हुए जब हम प्रबंध का अर्थ देखते हैं तो प्रबंध से आशय है किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम मानवीय संसाधन का प्रयोग करते हैं तब वह प्रबंध कहलाता है। इस प्रकार संयुक्त रूप से प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ है जब पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियम, मान्यताएं एवं परंपराओं का उपयोग करना प्रबंध के सिद्धांत कहलाता है। बच्चों, अब आगे हम प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत केवल व्यवसाय में ही प्रयोग नहीं किए जाते, अपितु गैर व्यवसायी संस्थाओं में भी इनका उपयोग किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है सिद्धांतों में गतिशीलता की प्रकृति। हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील एवं लोचदार होते हैं। इन्हें व्यवसाय के आकार के अनुसार हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है समान मार्ग निर्देश के रूप में। इसके अंतर्गत एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को समय समय पर निर्देश देता है। एक प्रकार से ये प्रबंधक का मार्ग निर्देशन का कार्य करते हैं। इसकी अगली विशेषता है अनिश्चितता। हम कह सकते हैं प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित होते हैं। ये सिद्धांत देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार भिन्न होते हैं। हम देखते हैं कि ये सिद्धांत जो कि पहले लाभ दे रहे थे, परिस्थिति में परिवर्तन होने के बाद यही सिद्धांत लाभ के स्थान पर हानि देते हैं। इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांतों में अनिश्चितता बनी रहती है। इसकी अगली विशेषता है लोचशीलता। इसके अंतर्गत प्रबंध के सिद्धांत व्यवसाय की प्रकृति, आकार एवं प्रकार के अनुसार हम इसे लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें लोचशीलता बनी रहती है। बच्चों, अब हम प्रबंध के सिद्धांत के महत्व को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसका पहला महत्व है प्रबंधकों के लिए उपयोगी। अतः प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधक के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर प्रबंधक एक उचित निर्णय ले सकता है एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए उचित वातावरण निर्मित कर सकता है। ये सिद्धांत प्रबंधक का मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये सिद्धांत प्रबंधक को बताते हैं कि विपरीत स्थितियों में किस प्रकार से कार्य करना है एवं किस प्रकार से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इसका अगला महत्व है संतुलित निर्णय। इसके अंतर्गत प्रबंधक उचित समय में उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व इसका उदाहरण है, क्योंकि इस सिद्धांत में बताया गया है कि यदि हम किसी को उत्तरदायित्व देते हैं तो उससे संबंधित अधिकार भी उसे दिए जाने चाहिए। इसका अगला महत्व है प्रभावी प्रशासन। प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के लिए इन सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए
एक संस्था में कर्मचारियों के बीच भ्रम पैदा ना हो, इसके लिए आदेश की एकता का सिद्धांत बनाया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि कर्मचारियों को आदेश केवल एक ही अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। एक से अधिक अधिकारियों से यदि आदेश प्राप्त होता है तो इसमें कर्मचारी भ्रमित होते हैं कि उन्हें कौन से अधिकारी के अनुसार कार्य करना है। बच्चों, अब हम हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। हेनरी फ्योल फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं विचारक थे। उन्होंने अपना कार्य एक इंजीनियर के रूप में प्रारंभ किया था। तत्पश्चात वे उसी उपक्रम में प्रबंधक, महाप्रबंधक एवं संचालक बना दिए गए थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। फ्योल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत असीम अथवा स्थिर न होकर लचीले हैं तथा उनका उपयोग बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। फ्योल ने प्रबंध तथा प्रशासन को एक ही दृष्टि से देखा है तथा तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्य में अंतर स्पष्ट किया है। बच्चों, अब हम हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन। इसके अंतर्गत हेनरी फ्योल का मत था कि एक अकेला व्यक्ति सभी कार्य को नहीं कर सकता, इसलिए कार्य को उप कार्यों में विभाजित कर देना चाहिए और एक संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी में कार्य का बंटवारा कर देना चाहिए। इस प्रकार से जब सभी कर्मचारियों के पास सीमित कार्य होगा तो वह अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर सकेंगे, जिससे कि विशिष्टीकरण का लाभ उन कर्मचारियों को प्राप्त होगा। इसका अगला सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। प्रत्येक प्रबंधक को पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए, जिससे कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी से काम ले सके। अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार एवं बुरे कार्य के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका अगला सिद्धांत है अनुशासन। ये सभी संस्था में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रबंधक खुद अनुशासित होकर उदाहरण देता है, साथ में इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि प्रत्येक कर्मचारी भी अनुशासित होकर अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। इसका अगला सिद्धांत है आदेश की एकता। इसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को आदेश सिर्फ एक ही अधिकारी से दिया जाना चाहिए। एक से अधिक कर्मचारियों को यदि आदेश दिया जाएगा तो वो कर्मचारी भ्रमित होंगे एवं वह समझ नहीं पाएंगे कि उन्हें कौन से अधिकारी के आदेश का पालन करना है। इसका अगला सिद्धांत है निर्देश की एकता। इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा कार्य किसी निश्चित वर्ग या समूह द्वारा पूर्ण करना है। एक वर्ग या समूह को एक ही प्रकार का निर्देश एक ही अधिकारी द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक अधिकारी एक प्रकार का कार्य करने वाले एवं एक वर्ग या समूह को एक ही प्रकार का निर्देश देते हैं। इसका अगला सिद्धांत है सामान्य हितों को प्राथमिकता। हम कह सकते हैं कि एक कुशल प्रबंधक वह है जो संस्था के हित एवं व्यक्तिगत हित में समन्वय बना सके। इसका अगला सिद्धांत है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसके अंतर्गत ये बताया गया है
कि प्रत्येक कर्मचारी को कार्य के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। हेनरी फ्योल का यह मानना था कि पारिश्रमिक की दर एवं भुगतान की विधि उचित एवं संतोषप्रद होनी चाहिए। ऐसी विधि होनी चाहिए जिससे कि कर्मचारी संतुष्ट रहें। इसका अगला सिद्धांत है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। संस्था के प्रशासन में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए अथवा विकेंद्रीकरण की, इसका निर्णय संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारियों की मनोभावनाओं तथा कार्य की प्रकृति आदि सभी बातों को समग्र रूप से देखते हुए करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्था में चाहे एक प्रबंधक केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण जिस भी नीति को अपनाता है वह संस्था के हित में होनी चाहिए, साथ में कर्मचारियों की कार्य एवं प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए जिससे कि कर्मचारी संतुष्ट हों। फ्योल ने यह भी बताया कि केंद्रीकरण किस सीमा तक होना चाहिए, इसके लिए प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण की नीति को अपनाना चाहिए। इसका अगला सिद्धांत है सोपान या संपर्क श्रृंखला। प्रबंधन के इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों, आदेशों एवं निर्देशों को पहुंचाने की एक निश्चित श्रृंखला होती है जो उच्चतम अधिकारी से निम्न स्तर के कर्मचारी अथवा श्रमिक तक सीधी रेखा में चलती है। प्रत्येक कर्मचारी का उच्चतम पदाधिकारी से इसी तरह से संपर्क स्थापित होना चाहिए। इससे समय की बचत होती है और जो भी हम हमारे उच्च अधिकारी को संदेश देना चाहते हैं वह कम समय में ही उस तक पहुंचाया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अधिकार एवं संदेश वहन की स्पष्ट व्यवस्था होने से समस्याओं का निपटारा शीघ्रता से किया जा सकता है। इस व्यवस्था को हम समतल संपर्क भी कह सकते हैं। इसका अगला सिद्धांत है उचित व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सही व्यक्ति को सही कार्य देना एवं सही वस्तु को उचित स्थान पर रखा जाता है। इसमें हमारे पास जो भी मानवीय संसाधन हैं उन संसाधनों का उचित उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। इसका अगला सिद्धांत है समता। इसके अंतर्गत एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा तो इससे कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा उठेगा एवं वह और अधिक मन लगाकर कार्य करेंगे। इसका अगला सिद्धांत है कर्मचारियों में स्थायित्व। एक बार कर्मचारियों को हम किसी संस्था में कार्य पर लगाते हैं या उनसे कार्य करवाते हैं तो उनमें स्थायित्व की भावना होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों को बार बार कार्य से हटाना नहीं चाहिए, इससे उनका मनोबल टूटता है और वो मन लगाकर कार्य नहीं करते हैं। कर्मचारियों में स्थायित्व की भावना होना आवश्यक है। इसका अगला सिद्धांत है पहल क्षमता। एक कुशल प्रशासक वही है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पहले मौका दे कि यदि वे कोई सुझाव देना चाहते हो तो वह सुझाव अपने प्रबंधक को बता सकें। इससे कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है और उनके जो भी विचार हैं वह प्रशासक के सामने वे प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब एक कुशल प्रशासक वही है
जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवसर दे कि वह अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। और इसका आखिरी सिद्धांत है सहयोग की भावना। इस सिद्धांत के अनुसार सभी विभाग एवं संस्था के सभी कर्मचारियों में सहयोग की भावना का होना अनिवार्य है, क्योंकि कहा गया है संगठन ही शक्ति है। अतः हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार एक संस्था के सभी कर्मचारी एक दूसरे को सहयोग करके चलें तो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान बन जाता है। इन सिद्धांतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि फ्योल ने अपने द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धांतों के बारे में लिखा है कि उसने सभी सिद्धांतों को शामिल करने का प्रयत्न नहीं किया है, वरन केवल उन्हीं सिद्धांतों का वर्णन किया है जिनका प्रयोग करने से उसे अनेक अवसर मिले। साथ ही उसने यह चेतावनी भी दी है कि ये सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं हो सकते, इन्हें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप प्रयोग में लाना चाहिए। फ्योल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धांत केवल व्यवसाय में ही नहीं अपितु सामाजिक, राजनीति तथा धार्मिक इत्यादि सभी प्रकार की संस्थाओं में समान रूप से लागू होते हैं। बच्चों, अब हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ है जब हम व्यावसायिक प्रबंध में जो वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं उन्हें ही हम वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या काम करना है या इस कार्य को कौन व्यक्ति करेगा। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता या जनक F.W. टेलर को कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या कार्य करना है और इस कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा। बच्चों, अब हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझेंगे। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्हें सामान्यतः F.W. टेलर कहा जाता है, एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो इसे करने के सर्वोत्तम तरीके को खोजा जा सकता है। वह प्रबंध में कर्मचारियों के सहयोग के पक्षधर थे। उनके मत में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित प्रबंधक के साथ ही नए विचारों से युक्त कर्मचारियों के बीच सहभागिता अवश्य होती है। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में प्रबंधक प्रबंध संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सामान्यतः व्यक्तिगत निर्णय पर ही निर्भर रहते हैं। इसे अंगूठा टेक नियम कहा जाता है। उन्होंने मानवीय क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर न्यूनतम समय में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु तरीके सुझाए। अब हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका पहला सिद्धांत है विज्ञान अंगूठा टेक नियम नहीं है। इसके अंतर्गत F.W. टेलर का मानना था कि किसी भी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना आवश्यक है। इनके अनुसार यह कहा जाता है कि विज्ञान एक पद्धति है, ना कि अंगूठा टेक नियम। दूसरा सिद्धांत है एकता ना कि टकराव। इसके अंतर्गत मालिक एवं
कर्मचारियों को संगठित होकर कार्य करना चाहिए। यदि उनमें आपस में मतभेद रहेगा तो वह संस्था अपने उद्देश्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती। अतः टकराव की जगह पे मालिक एवं कर्मचारियों में एकता का भाव होना आवश्यक है। इसका अगला सिद्धांत है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इसके अंतर्गत यह समझाया गया है कि एक संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी विभाग हैं वे आपस में एक दूसरे को सहयोग करें, अपने हित के बारे में बाद में सोचें। सबसे पहले संस्था के हित के बारे में सभी कर्मचारियों को विचार करना चाहिए। इसका अगला सिद्धांत है अधिकतम उत्पादन। टेलर के अनुसार सभी कर्मचारियों को न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक उत्पादन होने से लाभ में भी वृद्धि होती है, जिसका कि सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलता है। इसका अगला सिद्धांत है योजना के अनुसार क्रियान्वयन। जो भी कार्य किया जाए वह पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होना चाहिए। इससे हम जो भी हमने उद्देश्य निर्धारित किया है उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अब हम वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसकी पहली तकनीक है विशिष्टीकरण। वैज्ञानिक प्रबंधन की पहली तकनीक विशिष्टीकरण है। यह तकनीक बताती है कि संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में विभाजित कर लेना चाहिए और प्रत्येक भाग को या प्रत्येक कार्य को विशिष्ट योग्यता एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को सौंपना चाहिए। इसकी दूसरी तकनीक है कार्य का निर्धारण। टेलर का कहना था कि प्रत्येक श्रमिक के दैनिक कार्य का निर्धारण करना चाहिए। इस तकनीक के अनुसार कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व कार्य का सही अनुमान लगाया जाए, या हम कह सकते हैं कि इसका ठीक अनुमान लगाने के बाद ही कार्य निर्धारित करना चाहिए। इसमें उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि हम तय करते हैं कि कार्य में कितना समय लगेगा, कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाएगा, अनुमानित व्यय क्या होगा। अगली तकनीक है कार्य का उचित वितरण। कर्मचारियों के आवश्यकता अनुसार चयन तथा प्रशिक्षण के बाद उन्हें उनकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार कार्य का वितरण किया जाना चाहिए। उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का अध्याय आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा। अब गृह कार्य के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। पहला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। इसकी क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। दूसरा प्रश्न है F.W. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन के क्या सिद्धांत हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है हेनरी फ्योल के प्रबंधन के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बच्चों, आज की कक्षा मैं यही समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।